नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता आपके सामने हाजिर हैं और हम लेकर आते हैं हर वो खबर जिसका है आपसे सरोकार। शाम 5 बजे के बुलेटिन का मकसद ही केवल एक है कि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। बिल्कुल, तो जैसा कि अनंत ने कहा, हम खास करके ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन करते हैं, ये बुलेटिन आपके लिए, ताकि कोई भी खबर जो अगर दिन भर में आपसे छूट गई हो तो इस बुलेटिन को अगर आप ट्यून इन करेंगे तो आपको सारी खबरें मिल जाएंगी, आप अपडेटेड हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी में उस जगह पर पहुंचे जहां पुल टूटने से भीषण हादसा हुआ था। उन्होंने हादसे वाली जगह का मुआयना किया और टूटे हुए ब्रिज को भी देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी बात की है। साथ ही आपको हम बता दें कि वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी उन्होंने ली। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित और उनके परिवार का हौसला बढ़ाया। इसके बाद वो वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में वो कुछ जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे सकते हैं। आपको बता दें कि मोरबी हादसे में लगभग 134 का आंकड़ा तो पहले ही आ चुका था, लोगों की जानें जा चुकी है। उससे ज्यादा भी और नंबर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और इस बीच पूरे देश में ये खबर जिस तरह से पहुंची, हर कोई हताहत था, हर कोई दुखी था। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी अपनी दुख और संवेदना को व्यक्त किया और सीधे आज वो मोरबी पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। और अभी जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे, घायलों से मिलने पहुंचे। और ये तस्वीर कुछ समय पहले की है जब वो घटनास्थल पर पहुंचे। ठीक इसी जगह पर ये वो ब्रिज है जो कि टूटा था, ये पुल टूटा था, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद गुजरात में एहतियातन कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके तहत द्वारका जिले में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अटल ब्रिज पर एक साथ 3000 से ज्यादा लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया था। बताया गया है कि वहां एक साथ 4 से 5000 लोगों की भीड़ जुटती थी, लेकिन अब इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसे ही देश में दूसरी जगहों पर भी सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। गुजरात के मोरबी में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, कम से कम 134 लोगों की जान गई, जिसमें बच्चे भी थे, महिला भी थी। और वो हादसे के बाद जैसे ही गुजरात सरकार ने निर्णय लेना शुरू हो गया और गुजरात के जो भी जहां भी ऐसे हैंगिंग पुल थे उसको बंद कर दिया गया। भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके सामने गोमती नदी के घाट पे सुदामा सेतु करके ऐसा पुल है। पुल काफी छोटा है, मजबूत भी है, 2016 में बनाया गया था। मगर यात्रिकों की भीड़ को देखते हुए देवभूमि द्वारका जिला कलेक्टर ने यह पुल अभी यात्रिकों के लिए बंद कर दिया गया है। और जब तक यात्रिकों की भीड़ कम न हो जाए और उसके बाद भी पुल को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रिकों के लिए यह पुल खोला जाएगा। रजनीकांत जोशी। रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का आरंभ हो चुका है। इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की वजह से 14 कोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है। मगर बीते 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से ये 14 कोसी परिक्रमा नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस साल परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद यहां 15 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस आयोजन के लिए अयोध्या में परिक्रमा मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है। भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस वालों को तैनात किया गया है। वो परिक्रमा है जिसमें पूरे गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर की सीमाएं आती हैं, यानी पूरे अवध क्षेत्र की परिक्रमा इसमें श्रद्धालु करते हैं। तो ये 3 मुख्य परिक्रमाएं होती हैं। अब जो परिक्रमा शुरू हो रही है 14 कोस की, अगर इसका जिक्र करें और कहें कि इसकी महत्ता क्या है, तो कहा जाता है कि आस्था के पथ पर जो कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, यानी जो चीजें उनकी जाने अनजाने कोई पाप हुए रहते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ जो 14 कोस की परिक्रमा करने का मतलब होता है कि पूरे 14 लोक की जो है एक परिक्रमा कर देना। तो श्रद्धालु जो 14 कोस की परिक्रमा करेंगे वो कहा जाएगा कि 14 लोक की उन्होंने परिक्रमा की है और इससे उन्हें ना सिर्फ मोक्ष मिलेगा
बल्कि ये कहा जाता है कि जाने अनजाने जो भी उनसे कोई इस तरह की चीजें हुई होंगी, चाहे वो कोई पाप हुआ हो, कोई इस तरह की चीजें हुई, भूल हुई हो, सब के सब माफ हो जाती हैं और वो इन सारे जो जीवन के चक्र हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। धर्मनगरी वाराणसी में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहां की तमाम गौशालाओं में गायों की पूजा की गई, गायों का श्रृंगार किया गया, फिर गोमाता की आरती भी उतारी गई, गायों को चारा खिलाया गया। मान्यता है कि आज के दिन गोमाता की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था और जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली थी। ब्रज क्षेत्र में 7 दिनों की लगातार बाढ़ के बाद इंद्र का क्रोध शांत हुआ था और उन्होंने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार की थी। उसी दिन से इस त्योहार का चलन शुरू हुआ है। माता के लिए समर्पित दिन है। आज ही के दिन हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे और इसीलिए उसी समय से निरंतर गो माता का स्नान पंचद्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके विविध राजोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। तो गौ माता की पूजा विशेष कोई आज के दिन ही नहीं करना चाहिए, करना तो फर्ज चाहिए। हमारे यहाँ खुद भी गौ माता है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, करना रोज चाहिए गौ माता की। ये तो करिए है कि आज गोपाष्टमी है इसलिए यहाँ पे आकर के लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। एक तरह से मतलब गेट टुगेदर समझ लीजिए, आना और वो करना, उनकी पूजा करना। अन्यथा तो गौ माता की पूजा पर डे करनी चाहिए, कोई एक दिन पर्याप्त नहीं है उसके लिए। आपको बता दें कि गोपाष्टमी का ये पावन पर्व राजस्थान में भी मनाया गया। वहां सीकर जिले के फतेहपुर में गायों की विशेष पूजा अर्चना की गई। गायों को बीमारियों से बचाने और उनकी लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जप भी किया गया। इतना ही नहीं, 1100 दियों से आरती भी उतारी गई। फिर गायों को लोगों ने अपने हाथों से चारा खिलाया। राजस्थान में इस साल कई गाय लंपी वायरस की चपेट में आ गई थी। असल में लंपी पशुओं में होने वाला एक संक्रामक रोग है, लेकिन सरकार और लोगों की कोशिश से काफी गायों को इस खतरे से बचा लिया गया। ऐसे में इस मौके पर उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने लंपी वायरस के खतरे से गायों को बचाने में मदद की। आपको बताएं कि जब लंपी वायरस ने पांव पसारने शुरू किए थे तो देश भर के कई हिस्सों से पशुओं के निधन की खबरें आई थीं। कई गायें इसका शिकार हुई थी और इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें की गई कि पशुओं को इस वायरस के जद से, इस वायरस के प्रहार से छुटकारा मिले। और उन कोशिशों का नतीजा ये है कि धीरे धीरे इस वायरस की चपेट से पशुओं को, मवेशियों को बचाया जा सका और आज ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया गया गोपाष्टमी के इस खास मौके पर। हमारे फतेहपुर राजस्थान पिंजरा सोसाइटी के अंदर प्रांगण में गौ माता की शस्त्र पूजा अर्चन किया गया है। सभी लोग आगे यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चन किया है। पंडितों की शुद्ध वाणी के अंदर में पूजा, उनका सानिध्य में पूजा की गई है। और ये तो आप जानते हैं गाय श्रोपरी होती है, सब धर्म इसके अंदर में आते हैं, सब देवी देवता आते हैं और बड़ा बहुमूल्य दिन जिसको बोलते हैं अमूल्य दिन है जिसके अंदर हम लोगों ने पूजा किया। सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रयागराज में विदेशी प्रवासी साइबेरियन पक्षी आने शुरू हो गए हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों की शुरुआत में संगम और आसपास के इलाकों में आते हैं। ये साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे पक्षी हैं जो हवा में उड़ते हैं और पानी में भी तैरते हैं। सफेद रंग के इन पक्षियों की चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है, ऐसे में उस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर सफर तय करके भारत आते हैं और ये मौका खास करके देखने लायक होता है प्रयागराज में, जहां पर संगम तट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में ये पक्षी, साइबेरियन पक्षी जिसे विदेशी मेहमान भी कहते हैं, वो इस वक्त अपना प्रवास यहां पर करते हैं। और जो बड़ी तादाद में यहां पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इस मौके पर आपको बता दें कि संगम में जो भी जाते हैं इनके लिए अलग से दाना भी दिया जाता है, जो कि खाने की चीजें दी जाती है, जो कि पैकेट्स में उपलब्ध होते हैं, वो श्रद्धालु इन्हें देते हैं। और झुंड के झुंड यहां पर ये साइबेरियन पक्षी उनके करीब आते हैं, जिनकी फोटोग्राफी भी खूब लोग यहां करना पसंद करते हैं। जी, और श्वेता, जब आप जाएंगे त्रिवेणी घाट पर तो वहां पर ये पैकेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पक्षियों के दाने का, वहां पे पैकेट्स मिलते हैं। बिल्कुल, वहां बाकायदा वहां पे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप उस तख्त पर चढ़कर
हाँ। आप अपने हाथ पे दाना रखिए, खाने की कोई चीज रखिए, तो पक्षी उड़कर आते हैं, आपके हाथ से दाना चुगकर चले जाते हैं। और उस जो वो खास लम्हा होता है उसको कैप्चर करने के लिए लोग फोटोग्राफी का भी वहां पे, फोटोग्राफर्स का भी वहां पे वो सहारा लेते हैं ताकि वो खास लम्हा कैमरे में कैद हो सके। बिल्कुल। तो केवल साइबेरियन पक्षियों को लेकर ही ये कौतूहल लोगों में नहीं होता, बल्कि वहां पर एक परंपरा सी है पक्षियों को दाना डालने की। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर खासतौर से जब आप जाएंगे तो आपकी नजारा वहां पर आम है। ये 7 समुंदर पार से पक्षी आते हैं और माघ मेला में रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। पर्यटन स्थल में बहुत अच्छा लगता है ये सब, ठीक, और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। काफी अच्छा लगता है यहाँ पे देख के, ये पक्षियों को बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और काफी हम लोग ने भी इन लोग को मतलब चारा खिलाया है और काफी अच्छा लगता है। साइबेरिया से आए हैं ये लोग पक्षी, और लोग यहाँ पे इसीलिए इनको देखने के लिए आते हैं काफी दूर दूर से। अच्छा लग रहा है काफी, और इन लोग बहुत दूर दूर से हर मौसम में आते हैं इन लोग यहाँ पे। हम लोग भी इंतजार करते हैं इस मौसम का कि जब ये मौसम आए, जब इतना अच्छा लगे यहाँ पे और जाएं। तो बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फरीदकोट जिले में 35 गांवों ने नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को जीत लिया है। बताया गया है कि इन सभी गांवों में नशे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। वहां तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट नहीं बिकती है, न ही कोई इसे खरीदता है। इस मौके पर एक गांव में लोगों ने जागरूकता रैली भी निकाली। गले में ढोलक टांगे गांव के लोगों ने गली गली जाकर नशे से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को बताया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। अपनी इस कामयाबी की बदौलत ये गांव एक मिसाल बन चुका है। तो आपको बताएं कि पंजाब में नशे का जो मसला है, खासकर नशाखोरी का जो मामला है, वो काफी बड़ा मुद्दा है और लोग इस नशाखोरी से परेशान हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए, खासकर युवाओं को इससे छुटकारा दिलाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन ये एक अनोखी पहल है जिसमें 35 से ज्यादा गांव नशा मुक्त हुए हैं और इस पहल का, इस जागरूकता अभियानों का, लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि आज इन 35 गांव में कोई भी शख्स नशे की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन केवल 35 गांव के नशा मुक्त होने से बात नहीं बनेगी। जिस पैमाने पर इस परेशानी ने, इस मुद्दे ने, इस नशाखोरी ने लोगों के इस इलाके में जगह बनाई है, उससे निपटने के लिए और भी बड़े पैमाने पर कोशिश करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की तरफ से युवाओं के लिए एक अच्छी पहल की गई है। वहां सेना ने लोगों के लिए सांस्कृतिक, कला और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में घाटी के युवाओं ने हिस्सा लिया, साथ ही अपने हुनर का जलवा भी दिखाया। युवाओं ने सिंगिंग और डांस के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। अक्सर सेना और जिला प्रशासन की तरफ से घाटी के युवाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे उनके लिए नई राहें खुले और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं समय समय पर। यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा भी खास करके बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में मदद भी कर रहे हैं लोगों की, और लोगों का इंटरेस्ट भी अनंत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने नेशन के लिए जान दी थी। तो वही यहाँ पे हमारे कुछ कश्मीरी हीरोज भी हैं, उनको भी हमने फैसिलिटेट किया। और खासतौर पर ये इवेंट जो था, ये बाकी यूथ को जो है, खासकर अगर कुपवाड़ा की बात की जाए तो कुपवाड़ा के फार फ्लॉन्ग एरियाज की जो यूथ है, उनको जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हालांकि टैलेंट आपने खुद देखा कि कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे किए गए। हमारा वो मोटिव है कि जैसे कश्मीर में हालात हैं या हमारे ड्रग्स का आज जो चीजें वो बढ़ रही हैं, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड यूथ को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, टैलेंट की कमी कश्मीर में जरा भी नहीं है, बट उनको जो बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी जो है वो हर डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप पब्लिक के साथ चल रही है और उनको वो ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे स्टेज दे रही है जहां पर वो अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। और महाकाल की नगरी उज्जैन में कार्तिक मास में धूमधाम से पहली सवारी उनकी निकाली गई। इस दौरान महाकालेश्वर रजत पालकी में सवार हुए, शिप्रा के रामघाट पहुंचे और मंदिर फिर लौटे। भगवान मनमहेश के रूप में अभिषेक और उनकी पूजा की गई। वहां के पुजारियों ने बताया कि महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हालचाल लेने मंदिर से बाहर निकलकर नगर का दौरा करते हैं।
इस बार कार्तिक महीने में भगवान महाकाल की कुल 5 सवारी निकाली जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंचते हैं। बताया गया है कि मंदिर की अनूठी परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। कार्तिक मास का महीना भगवान शिव और विष्णु का मास कहलाता है। इस महीने में शिप्रा स्नान का बड़ा महत्व है, शिव की और विष्णु की पूजन का बड़ा महत्व है। इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार से बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मां शिप्रा मैया किनारे यहाँ पर मां महाकाल और शिप्रा मैया की पूजन की जाती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी को इस साल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से ये साल सबसे अच्छा रहा। इस साल फूलों की घाटी में 20,827 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 280 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे, जिनसे वन विभाग को 31 लाख रुपए की कमाई हुई है। आपको बता दें कि असल में फूलों की घाटी में जुलाई से अक्टूबर के बीच 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। ये घाटी दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, वनस्पति और जड़ी बूटियों का भंडार है और यही वजह है कि देश विदेश से सैलानी इस जगह को देखने आते हैं। लेकिन वहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, ऐसे में लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन अपने आप में आपको बता दें कि फूलों की घाटी काफी खूबसूरत है और उत्तराखंड, खास करके जो लोग दिल्ली आते हैं या दिल्ली के आसपास से, मुझे लगता है कि अनंत इस तरफ अगर कोई आते हैं तो जो हिमाचल या उत्तराखंड जाना चाहता है तो लोग सजेस्ट जरूर करते हैं कि फूलों की घाटी आप जरूर जाएं, क्योंकि अपने आप में जब यहां पर फूल होते हैं, जिस तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स जो हमें देखने को मिलता है, वो तस्वीरें अद्भुत होती है जो और हमें कहीं नहीं दिखती। और इस बार एक और खास बात जो फूलों की घाटी के साथ जुड़ी श्वेता, वो ये कि हम जब जाते हैं फूलों को देखने के लिए तो हमें वो रंग बिरंगे फूल आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में सही और सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो इस बार जो वन विभाग था, उन्होंने एक पहल की। उन्होंने पहल ये की कि उन फूलों की प्रजातियों के बारे में बाकायदा उनके नाम वहां पर लगाए गए हैं, उनकी डिटेलिंग की गई है, उनके बारे में बताया गया है और ये बात भी लोगों को खासी आकर्षित कर रही है। वैसे 2 साल से फूलों की घाटी बंद थी और इस साल इसको गर्मियों में खोला गया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार बंपर संख्या में पर्यटक यहां पहुंचेंगे और ये उम्मीद पूरी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस बार रिकॉर्ड पर्यटक आए हैं यहाँ पर। इस बार 20,827 के अराउंड पर्यटक आए, उनमें 280 विदेशी पर्यटक रहे और राजस्व की बात करें तो करीबन 71,73,000 के अराउंड हमारे पास रेवेन्यू जमा हुआ है, जो कि पिछले 22 सालों का सबसे ज्यादा राजस्व जमा हुआ है। मणिपुर सरकार खेती में मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। इंफाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई किसानों को खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें बांटी। आपको बता दें कि असल में सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तरीकों से खेती की जाए, क्योंकि इसमें कम मेहनत में अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि वहां किसानों को आधुनिक मशीनें दी गई है। वैसे भी समय बदल रहा है, समय के साथ साथ खेती करने का तरीका भी बदल रहा है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए ये काफी अच्छा अवसर भी था एक तरह से, और सरकार की तरफ से भी आधुनिक तरीकों से हमारे किसान खेती करें, ये भी पहल और कोशिश। तो इसी के साथ श्वेता और अनंत के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।